12 जून से लेकर 13 जून तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और आज के 14 जून के एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो इसी के बाद 2-3 घंटे में शायद अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है एनकोवैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 बात जाननी है, ये है क्या और किसने इसको डेवलप किया है, लॉन्च किसने किया है। ये इंडिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन है एनिमल के लिए, पशुओं के लिए कोविड-19 की ये पहली वैक्सीन है। एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने इसका उद्घाटन किया है, अनवेल किया है, अनावरण किया है। डेवलप किसने की है, बनाई किसने है, ये आपको याद रखना है। और ये है क्या है, एनिमल की वैक्सीन। और किसने डेवलप किया है, हिसार में, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। इस सेंटर ने डेवलप किया है एनकोवैक्स वैक्सीन को। और ये एनिमल को डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो सार्स-कोव-2, इस कोविड-19 का जो वायरस है कोरोना वायरस, उसका ही नाम है सार्स-कोव-2, इसी के ही वेरिएंट है, ये समझ लो। वेरिएंट का मतलब होता है जैसे ये वायरस था कोरोना वायरस, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब ये आरएनए बेस्ड वायरस है, आरएनए बेस्ड, ये बीच में इसके आरएनए है। लेकिन ये क्या करता है, जब भी किसी बॉडी में ये घुसता है, बॉडी में घुसने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहता है अपने आप को। जब ये मल्टीप्लाई करता रहता है तो ये भूल जाता है कि एक टाइम में कि ओरिजिनल कैसा था। अब ये जब भूल जाएगा तो ये मान लो कुछ अलग तरीके का बन जाएगा। जो आरएनए पहले कुछ इस तरह का था, एस शेप का, वो कुछ एस से इस तरह का बन जाएगा आरएनए। तो ये इसमें चेंज हो गया, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, यानी कि चेंज हो गया, म्यूटेशन कर लिया अपने आप को। और जो नया बन के आया ये वायरस का ही दूसरा फॉर्म, मतलब है कोरोना वायरस ही ओरिजिनल, लेकिन उसने अपना चेंज कर लिया, ये समझ लो, और ज़्यादा ताकतवर बन गया, अपनी बॉडी बना ली इसने जिम में जाके, ये समझ लो आप। तो इसका नया वेरिएंट कहलाएगा, ये वेरिएंट, नया वेरिएंट। अब जो ये वेरिएंट है बहुत सारे हैं कोरोना के, डेल्टा और ओमिक्रॉन, इन जो वेरिएंट है, इन वेरिएंट से बचाने के लिए एनिमल को ये वैक्सीन काम करेगी। ये एनकोवैक्स जो वैक्सीन है डॉग्स के लिए, लायन शेर के लिए, लियोपर्ड के लिए, माइस या रैबिट, इन सब एनिमल के लिए यूज हो सकती है। और इसे बनाया कैसे है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये है जो डेल्टा वेरिएंट है ना, कोरोना वायरस का ही डेल्टा वेरिएंट, उसी को ही लिया, ये वायरस को लिया और वायरस को इनएक्टिवेटेड कर दिया। इनएक्टिवेटेड मतलब है, मान लो ये बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। अब ये अगर बॉडी में डाला जाएगा तो बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसी वायरस से इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाई। अब वैक्सीन बन गई भाई साहब, ये बोतल में भर दी, लिक्विड भर दिया, ये वैक्सीन बन गई। अब इंजेक्शन में भर के बॉडी में लगाएंगे तो ये इनएक्टिवेटेड डेल्टा वायरस ही जा रहा है बॉडी में वैक्सीन के थ्रू, लेकिन बॉडी में ये इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिस तरह से एक्टिवेटेड जो डेल्टा वेरिएंट था, एक्टिव वेरिएंट, जो नुकसान पहुंचा था। लेकिन हाँ, ये अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी में हो सकता है थोड़ा फीवर हो जाए या थोड़ी बॉडी में थकान महसूस हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बॉडी में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये डेवलप कर देगा, प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको डेवलप कर देगा। लेकिन ये एनिमल के लिए, हमारी बॉडी के लिए है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक बीमारी है, डिसीज। अभी न्यूज में इसलिए है, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के पहले पूर्व प्रेसिडेंट जनरल ये परवेज मुशर्रफ, इनको ये बीमारी हुई है। इस बीमारी से ये पिछले 3 हफ्ते से बीमार हैं और 3 हफ्ते से ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, यानी कि हॉस्पिटल में हैं। इस वजह से ये बीमारी न्यूज में आई है, डिसीज। ये एमिलोइडोसिस एक रेयर डिसीज़ है, दुर्लभ बीमारी है, जो किस वजह से होती है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से। इंसान की बॉडी में एक प्रोटीन डेवलप हो जाता है जिसका नाम है एमिलोइड, और इस एमिलोइड प्रोटीन के डेवलप होने की वजह से ये इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन को फेलियर कर सकता है। जैसे हार्ट फेलियर हो जाएगा, या फिर किडनी फेलियर हो जाएगा, या फिर लीवर फेलियर हो जाएगा, यानी कि दिल काम करना बंद कर देगा तो भी आदमी मर जाएगा।
अगर किडनी काम करनी बंद कर देगी तो भी कुछ दिनों में आदमी मर जाएगा। अगर लीवर काम करना बंद कर देगा, डाइजेशन नहीं होगा, तो भाई साहब तो भी आदमी की डेथ हो सकती है। तो इस तरह से ऑर्गन को ये फेलियर कर देता है जब ये बॉडी में प्रोटीन डेवलप हो जाता है। ये एमेलॉइड डिपॉजिट हो जाता है जब मान लो किसी को ये कोई और बीमारी है, तो ये हार्ट में, ब्रेन में, किडनी या स्प्लीन या अदर पार्ट बॉडी में वहाँ पे जमा हो जाता है प्रोटीन, और उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। ये एमेलॉइड नॉर्मली बॉडी में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है, बहुत सारे टाइप का होता है, और ये मेनली तब होता है जब किसी को बीमारी होती है, डिसीज इस तरह की, और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दवाई दी जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे ये डेवलप हो जाता है एमिलॉइड प्रोटीन। ये डिफरेंट टाइप का होता है। ये एमिलॉइडोसिस बीमारी भी डिसीज है जो, एक है लाइट चेन एमिलॉइडोसिस या AL एमिलॉइडोसिस, ये बीमारी का नाम है। इसके दो टाइप हैं, मेनली दो टाइप हैं। इसमें बोन मैरो या फिर मायलोमा ये इलनेस करता है। बोन मैरो में पता है आपको, हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, तो इनमें बीमारी बीमारी मतलब बीमार कर देता है बॉडी में। और दूसरा टाइप है इसका AA एमिलॉइडोसिस। ये इसे AA एमिलॉइडोसिस को पहले सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें यह होता है कि इसमें किसी आदमी को ऐसी बीमारी हैं जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हैं या इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, जिनकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी बीमारी किसी को होती है, उसके कारण से ये बॉडी में एमिलॉइड प्रोटीन डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से AA एमिलॉइडोसिस डिसीज हो जाती है। वो कौन सी बीमारी है जिनकी वजह से ये AA प्रोटीन डेवलप होता है? एक है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठियाबाई भी बोलते हैं हिंदी में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। एक है क्रोन डिसीज और एक है अल्सरेटिव कोलिटाइस। ये डिसीज क्रोन और अल्सरेटिव होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेशन खराब हो जाता है इसमें बॉडी का। नेक्स्ट टॉपिक है आईवासी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स और मेंस GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है हमारी, और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट, समझौता साइन किया है। किस लिए? वाटर मैनेजमेंट, अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन करेंगी दोनों कंट्री, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए। अर्बन वाटर मैनेजमेंट का मतलब शहरी एरियाज़ में, सिटी एरियाज़ में, शहर में पानी का प्रबंधन टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी लेंगे, एक दूसरे कंट्री की सहायता करेंगे। जिस भी कंट्री के पास जैसी टेक्नोलॉजी है, वाटर को साफ़ किया जा सकता है, गंदे पानी को साफ़, या पानी को और ट्रीट किया जा सकता है, सीवेज वाटर को ट्रीट किया जा सकता है और पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी एक दूसरी कंट्री के पास, तो आपस में शेयर करेंगे ये। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इंपॉर्टेंस यही होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आपस में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है उसे शेयर कर सकेंगे, और अर्बन वाटर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेंगे एरियाज़ में। बेस्ट प्रैक्टिसेस या लर्निंग सीख सकेंगे एक दूसरी कंट्री से। इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकेंगे, यानी कि अगर इंडिया के इंस्टीट्यूशन के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशन को सिखाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया के कोई सेंटर या इंस्टीट्यूशन है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो इंडिया को सिखाएगा। इस तरह से इसमें शेयरिंग होगी इन्फॉर्मेशन। जो ये आईवासी है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, दो कंट्री के बीच में कोऑपरेशन भी इंक्रीज करेगा। और ये इनिशिएटिव देखो एक प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया का, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड, ये ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट है विदेशी मंत्रालय के रिलेटेड। इसका सावेसी नाम है इनिशिएटिव का। इस डिपार्टमेंट का, ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है सावासी, साउथ एशिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। उसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये आईवासी एग्रीमेंट साइन किया है, इनिशिएटिव साइन किया है। और जो ये सावासी है ऑस्ट्रेलिया का, साउथ एशिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसका काम भी यही है, जो वाटर है उसका मैनेजमेंट करना है सिटी एरियाज़ में, और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सभी को सिटी एरियाज़ में रिलायबल और सेफ वाटर उपलब्ध कराना है।
और सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है, वाटर सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो आदिवासी प्रोजेक्ट है इसे लिविंग लेबोरेटरी की तरह भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि देखो लिविंग लेबोरेटरी इसलिए क्योंकि इसमें वाटर के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को या कम्युनिटीज़ को, यानी कि लोग रहते हैं जो सिटी एरियाज में, वाटर के रिगार्डिंग अवेयरनेस दी जाएगी, लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, कैसे उसका रीयूज किया जा सकता है। इस तरह से मल्टीपल लेवल पे सोशल एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होंगे इसके, ये सब लोगों को, स्टूडेंट्स को लिटरेसी की तरह, वाटर लिटरेसी की तरह सिखाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ग्रीन स्पेसिस भी सिटी के अराउंड डेवलप किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। ग्रीन स्पेसिस का मतलब सिटी एरियाज में आसपास प्लांट, ट्रीज वगैरह लगाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू डीक्रिमिनलाइज कैनाबीज। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये मेनली। कौन सी कंट्री बन गई है एशिया में जिसने कैनाबीज को डीक्रिमिनलाइज किया है, ये आपको याद रखना है। कैनाबीज तो आप जानते हो क्या होता है, भांग को बोलते हैं, भांग जो नशे के लिए यूज होती है, भांग सुना भी होगा आपने नाम भांग तो। और कैनाबीज को मैरिजोना भी बोलते हैं, मैरिजोना या कैनाबीज। डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये है अगर भांग की ट्रेड होगी, कैनाबीज की ट्रेड होगी, व्यापार होगा थाईलैंड में, तो वो इलीगल नहीं होगा, अवैध नहीं माना जाएगा और उसको क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा। पहले क्या था, अगर कोई भांग की व्यापार कर रहा है, बेच रहा है, इलीगल तरीके से समझा जाएगा उसे अवैध, और उसको सजा हो सकती है, वो क्रिमिनल समझा जाएगा। लेकिन अब वो क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया कैनाबीज को थाईलैंड ने, और एशिया में पहला कंट्री बना है। यानी कि एशिया की बात हो रही है भाई साहब। ये देखो, ये आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया में थाईलैंड पहला बना है। लेकिन एशिया से पहले और भी कंट्री हैं जिन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया हुआ है कैनाबीज को। तो मैरिजोना का डीक्रिमिनलाइज करने का टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर में बूस्टिंग मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होगी तो इसमें लोगों की इनकम जनरेट होगी और ट्रेड बढ़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा थाईलैंड में, टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो ये जो थाईलैंड में ये डीक्रिमिनलाइज किया है मैरिजोना या कैनाबीज को, तो अब इसे बहुत सारी दवाइयों के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रीट करने के लिए बहुत सारी इलनेस है उनमें यूज किया जा सकता है। 2018 में कनाडा पहला G20 कंट्री बना था। G20 के 19 मेंबर हैं, कंट्री हैं, और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए इसको G20 बोलते हैं। तो G20 का पहला कंट्री बना था कनाडा, उसने डीक्रिमिनलाइज किया था इसको और रिक्रिएशनल यूज़ के लिए कैनाबीज को लीगलाइज किया था कनाडा में। एक यूरुग्वे है, यूरुग्वे कंट्री साउथ अमेरिका में, पता ही होगा आपको। ये देख रहे वर्ल्ड मैप आप, ये यहाँ पे देखो, ये ब्राज़ील, ये पैराग्वे और ये यूरुग्वे। यूरुग्वे भी, ये यूरुग्वे है जो, इसने भी 2013 में 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट हैं उसमें रिक्रिएशनल यूज के लिए लीगलाइज किया था मैरिजोना को या कैनाबीज या भांग बोल लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसा इसके नाम से आपको पता लग रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल यानी कि पब्लिक का जो पैसा है, मनी है, उसका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करने का एक सिस्टम है। किस मिनिस्ट्री का है और क्या क्या काम आएगा, ये बस 2 बात जाननी है आपको इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के अंदर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डैशबोर्ड का मतलब होता है, जैसे एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये समझ लो एक इंटरनेट पे एक साइट है, पोर्टल है, उसी के अंदर एक इधर डैशबोर्ड बना दिया, सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। ये कब लॉन्च किया था, रिसेंटली लॉन्च किया था, लेकिन देखो ये मेजर रिफॉर्म था, 2021 में स्टार्ट किया था। और किस लिए स्टार्ट किया था, इसका काम आपको जानना है। इसका काम था जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, देखो 2 तरह की स्कीम होती है हमारे इंडिया में। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें जो एक्सपेंडिचर जितना आता है किसी स्कीम योजना में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके खर्चा करती हैं, दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सारा का सारा जो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका जितना भी फंड रिलीज हुआ है, यानी कि सेंटर ने स्टेट को दिया है फंड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या और कहीं पे डिसबर्स किया है, बांटा है, या फिर मॉनिटरिंग करना हो कि जो फंड गया है वो सही से यूज हुआ है नहीं हुआ, इसलिए इस डैशबोर्ड का यूज किया जाएगा। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का पैसा कब रिलीज किया, कितना किया, कहाँ पे डिसबर्स किया, और उसकी मॉनिटरिंग के वो यूज हुआ या नहीं हुआ। इसकी डैशबोर्ड के अंदर हर एक स्टेट आइडेंटिफाई करेगा और डेजिग्नेट करेगा कि उसकी स्कीम एसएनए पे किस तरह से चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पे ले सकेगा स्टेट भी, और सारा का सारा फंड जो स्टेट है वो पर्टिकुलर स्कीम के लिए इसमें क्रेडिट किया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो वो भी इन्वॉल्व होंगी, उनके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे होगी, इस एसएनए डैशबोर्ड पे होगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इंपॉर्टेंस क्या होगी एसएनए मॉडल की? इसकी इंपॉर्टेंस यही होगी कि जो फंड दिया जाता है टाइमली दिया जा सकेगा। एक ही पोर्टल पे फंड रिलीज कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को पता चल गया, उसका अकाउंट वहाँ पे लिंक के अकाउंट में चला गया, और इसकी वजह से ग्रेटर एफिशिएंसी होगी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की फंड यूटिलाइजेशन की, और फंड की ट्रैकिंग की जा सकेगी कि फंड कब गया, कैसे गया, कहाँ यूज हुआ, ट्रैक किया जा सकेगा। जो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सेंट्रली प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका पहले नाम हुआ करता था। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पहले नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये समझ लो एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट यही है इसका कि जितना भी अकाउंटिंग नेटवर्क है, पेमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसका मैनेजमेंट करना है। इसका कवरेज कितनी है, प्रेजेंटली इसकी कवरेज है सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को कवर करता है। इसका एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कमीशन, ग्रांट जो होती है उसका मैनेजमेंट करना, सब ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम करता है। और इसी के अंदर ये एसएनए डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का सारा का सारा मॉनिटरिंग या रिलीज हुआ है फंड कब डिसबर्स किया है उसकी सारी देखभाल ये करेगा एसएनए डैशबोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है सेलोनोइडिस फैंटास्टिकस। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये है क्या, बस इतना जानना है आपको, क्योंकि ऐसे नाम दे देता है यूपीएससी 4-5 नाम और पूछ लेता है ये है क्या, बर्ड है या फिर एनिमल है या फिर ह्यूमन की कोई स्पीसीज है, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये इतना बड़ा जो नाम है और कठिन सा, सेलो या कैलो भी हो सकता है, ये चैलो भी हो सकता है, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ इसको सेलोनोइडिस फैंटास्टिकस। ये कछुआ की प्रजाति है जिसे जाइंट टॉर्टोइज के नाम से भी जानते हैं। जाइंट टॉर्टोइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कछुआ है। ये 2019 में अलाइव मिला था, जिंदा मिला था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये ख़त्म हो चुका है, इसकी सारी प्रजाति मर चुकी हैं, अब एक भी नहीं है, लेकिन ये 2019 में मिला था, अभी भी न्यूज़ में है। ये गाला पैगोस स्पीसीज़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गाला पैगोस एक आइलैंड है इक्वाडोर के पास, देखेंगे हम उसे भी कहाँ पे है। ये है कछुआ, देख लो आप, ये बहुत बड़ा कछुआ है और इसका नाम फेरनंडा भी है या फेरनंदा। फेरनंदा या फेरनांडा क्यों है, क्योंकि एक आइलैंड है जो गैलापागोस आइलैंड है उसी के पास है ये, या उसी का नाम बोल देते हैं फेर्नांडीना आइलैंड, वहाँ पे ये मिला है तो इसलिए इसका नाम फेरनंडा भी है, या फिर बोल लो आप इसका सेलोनोइडिस फैंटास्टिकस नाम, तो इस नाम से जाना जाता है। ये जो स्पीसीज है जो इसका नाम रखा गया है सेलोनोइडिस फैंटास्टिकस, इसे फैंटास्टिक जाइंट टॉर्टोइज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो ये भाषा में लिखा है इक्वाडोर में, इसका मतलब ये है फैंटास्टिक जाइंट टॉर्टोइज। जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, टॉर्टोइज मतलब कछुआ, फैंटास्टिक आप जानते हो। कॉमनली इसको फर्नांडीना आइलैंड गैलापागोस जाइंट टॉर्टोइज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे ये आइलैंड है, स्पीसीज का नाम जो दिया गया है। ये सिंगल इसका जो स्पीसीज है 1906 में देखा गया था और 2019 में देखा गया। जो फर्नांडा है ये फर्नांडीना आइलैंड में पाया जाता है
और ये टॉर्टोइज में एक खासियत बात है कि जो टॉर्टोइज होते हैं ना, कछुए, वो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन ये नहीं तैर सकता, कैन नॉट स्विम इन वाटर, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। लेकिन ये फिर जाता कैसे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाता है? ये जाता है, मान लो कोई मेजर स्टॉर्म आ गया, कोई तूफान आ गया, आंधी आ गया, सुनामी आ गई, तो उसमें बह के चला जाता है ये, तो उसके साथ चला जाता है, वरना ये एक जगह पे ही रहता है, इधर उधर मतलब चल लेता है थोड़ा, इस पर तैरना नहीं आता। ये कौन सा आइलैंड कहाँ पे, ये फर्नांडा, इसे देख लेते हैं। ये जो देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, ये यहाँ पे देखो इक्वाडोर, ये इक्वाडोर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड, ये है गैलापेगोस या फर्निंडा आइलैंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये मिला है, ये लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। और देखो ये चीज़ भी आप याद रखोगे, ये ऐसी चीज़ भी पूछ लेता है यूपीएससी, पहले बहुत पूछा करता था, क्योंकि इसके बीचों बीच से देखो ये इक्वेटर लाइन निकल रही है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो ये बिल्कुल इक्वेटर पे लोकेटेड है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इक्वेटोरियल रीजन पे है। नेक्स्ट टॉपिक है इन स्पेस, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस क्या है ये समझ लो, एक सेंटर है स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए। मेजर इसका काम क्या है वो हमें जानना है, और कहाँ पे लोकेटेड किया है। अभी इसका जो हेड क्वार्टर है इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में बोपल नाम की जगह है, बोपल, ये भोपाल नहीं है, याद रखना, बोपल है, या भोपाल बोल सकते हो, बोपल बोल लो इसे। तो ये अहमदाबाद में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। फुल फॉर्म है इन स्पेस की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है कि ये बनाया जाएगा इन स्पेस, जून 2020 में अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ने कि इन स्पेस नाम का एक सेंटर बनाया जाएगा। तो अभी इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद के बोपल शहर में। इसका काम क्या होगा और ये क्या काम करेगा, मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इसे बनाने का? ये एक ऑटोनोमस सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ही ऑटोनोमस सेंटर है ये। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आप जानते हो, उसका ही ऑटोनोमस ये सेंटर है। और इसका काम होगा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है, या गवर्नमेंट के जैसे कोई कंपनी स्पेस के रिगार्डिंग कोई स्पेस क्राफ्ट बना रही है या रॉकेट बना रही है, प्राइवेट कंपनी रॉकेट बना रही है या कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है, तो इन दोनों की एक्टिविटीज़ के बीच में जो भी रूल्स रेगुलेशन या इनमें कॉपरेशन करना है, इसके लिए ये ध्यान रखेगा, गाइडलाइंस जारी करेगा। और जो भी मान लो इसरो की फैसिलिटीज़ हैं, इसरो आप जानते हो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेंट्रल मतलब स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट लॉन्च करना हो, रॉकेट बनाना हो, ये सब कुछ बनाती है ये। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो इसरो की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्राइवेट एंटिटीज़ द्वारा यूज करने का फैसिलिटेशन का काम कौन करेगा? इन स्पेस, ये सेंटर जो बनाया इन स्पेस करेगा कि इसरो की जो भी फैसिलिटी है, मान लो कोई रॉकेट यूज करना चाहता है, कोई प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट बनाया है, सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहती है और इसके पास रॉकेट नहीं है, तो इसरो का रॉकेट यूज करने के लिए इसको फैसिलिटेट करेगा कि भाई साहब मैं इसरो से बात करता हूँ, स्पेस कहेगा आप इसरो का रॉकेट यूज करो और अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दो। इस तरह से ये प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी एंटिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा इन स्पेस। और इन स्पेस जब कोऑर्डिनेशन बनाएगा इस तरह का, तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगी स्पेस रिसर्च वगैरह में, स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन और सर्विसेज में। इसकी वजह से हमारे इंडिया में स्पेस के रिगार्डिंग रिसर्च और ज़्यादा प्रमोट होगी, एनकरेज होगी, ये फ़ायदा होगा इससे। ये कुछ और फैक्ट हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बहुत सारे ऐसे सेंटर खोले हैं। ये बहुत सारे हैं, जैसे देखो नेशनल और इंटरनेशनल सेंटर है, जैसे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जामनगर में खोला है गुजरात में। एक है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये भी गुजरात में। पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स विसाग और अब इन स्पेस। इतने सारे सेंटर गुजरात में खोल चुके हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें खुशी हो रही थी, उन्होंने हैप्पीनेस एक्सप्रेस किया गुजरात में जब इन स्पेस का उद्घाटन किया। होना ही था भाई साहब, इतने सारे सेंटर खोल दिए। नेक्स्ट टॉपिक है राम से हंट सिंड्रोम। ये एक बीमारी है, डिसीज है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है, जस्टिन बीबर को जानते हो आप? जस्टिन बीबर
भाई साहब एक सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं हॉलीवुड के, ये देखो ये हैं जस्टिन बीबर। इनको ये बीमारी हो गई, इनको ये बीमारी हो गई राम से हंट सिंड्रोम। होता क्या है इसमें, जो फेस है ना, एक साइड का फेस ये बिल्कुल पैरालाइज हो गया, वन साइड का। ये इधर वाला काम नहीं कर रहा, जो इधर वाला फेस है ये काम कर रहा है। इधर ना तो आँख काम कर रही है, ना ये आधा मुंह काम कर रहा है, ना कान काम कर रहा है, ना ये सारी बॉडी का कोई पार्ट काम कर रहा है। ये पैरालाइज हो गया, यानी कि ये समझ लो एक तरह से लकवा मार गया। जैसे लकवा मार जाता है ना, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, इस तरह से ये पैरालाइज हो गया। ये होता है इस बीमारी में, राम से हंट सिंड्रोम। किस वजह से होती है और कैसी बीमारी है, बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। तो ये देखो वायरल डिसीज है, वायरस से होती है, और वायरस का नाम है वरीसेला जोस्टर वायरस। और ये नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी ब्रेन में होता है, दिमाग में, नर्वस सिस्टम को ये इन्फेक्ट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, फेशियल मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग से फेस में सिग्नल जा नहीं पाता है, तो फेस की मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सारे बॉडी पार्ट पे सिग्नल भेजता है। अगर ब्रेन सिग्नल भेजना बंद कर दे तो हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये वो सेम वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स और सिंगल नाम की बीमारी होती है। सिंगल्स, सिंगल नहीं बोलेंगे, सिंगल्स बोलेंगे। सिंगल्स क्या है, इसको भैंसिया दाद भी बोलते हैं हिंदी में। और चिकन पॉक्स आप जानते हो, छोटी माता या चेचक भी बोलते हैं इसे, चिकन पॉक्स। सेम जो वायरस, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, इसी वजह से ये राम से हंट सिंड्रोम होता है। तो हमने इसके देख लिए क्या होता है इससे, और भी कई सारे इसके सिम्टम हैं। फेशियल, टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस तो हो ही जाता है इससे, ये ठीक भी हो सकता है। पैरालिसिस में कुछ थेरेपी दवाई दी जाती है, ब्रेन से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। ऐसे हमारे 12 क्रेनियल नर्वस होते हैं बॉडी में, और इनमें से जो 7वां है कैरियन नर्व, उसको इन्फेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है ये वायरस जब बॉडी में चला जाता है। इसके और बहुत सारे लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, जैसे बॉडी में पेन, मतलब पूरे फेस पे पेन होता है, रेड रेसिस हो जाते हैं लाल धब्बे से, और ईयर भी काम करना बंद कर देता है, ईयर के अराउंड पैरालिसिस हो जाता है, और फेस में तो होता ही होता है। पेशेंट को हियरिंग लॉस भी हो सकता है, सुनना बंद भी हो सकता है इसकी वजह से। एक रिंगिंग साउंड होती है, जैसे आपने कभी सुना हो, कभी शांत जगह में रात को बैठते हो तो एक हमिंग की सी साउंड नहीं सुनाई देती है, जैसे ऐसा कुछ करके साउंड, इस तरह की साउंड जिसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में टिन्निटस नाम की साउंड या रिंगिंग साउंड, इस तरह की प्रभावित होती है। और उसे आँख अगर एक बार रुक गई ना तो खुली की खुली रह जाएगी, फिर बंद भी नहीं होती। उसकी वजह से आँख में ड्राइनेस हो जाता है, सूखी पड़ जाती है, और आँख भी प्रभावित हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है इसकी वजह से। तो ये पैरालाइज कर देता पूरे पार्ट को, आधे फेस को। जो डिसीज़ है कंटेजियस नहीं है, मतलब फैलने वाली डिसीज़ नहीं है। अगर मान लो किसी को बीमारी है ये राम से हंट सिंड्रोम, अगर उसके पास आप जाते हो तो आपको नहीं होगी। लेकिन ये क्या है, चिकन पॉक्स हो सकता है इसकी वजह से, अगर किसी को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है। आपने देखा होगा बचपन में आपके स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में या घरों में आते थे चिकन पॉक्स के टीके लगाने के लिए। अगर जिसको ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन या टीके नहीं लगे हैं तो उसको इस बीमारी से, अगर जिसको राम से हंट सिंड्रोम हुआ है तो उसको चिकन पॉक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। और चिकन पॉक्स एक कंटेजियस डिसीज़ होती है, फैलने वाली बीमारी होती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग दी जाती हैं और फिजियोथेरेपी की जाती है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं या एंटीवायरल ड्रग, यही इसका ट्रीटमेंट है, बस इसका इलाज है। नेक्स्ट टॉपिक है धरोहर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये धरोहर नाम का एक म्यूजियम खोला है, ये समझ लो। ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी होगा। ये गोवा में पणजी में खोला है। पणजी आपको पता है क्या है, गोवा की कैपिटल है, वहाँ पे खोला है म्यूजियम। किसने खोला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये खोला है, ये है म्यूजियम। ये 2 स्टोरी ब्लू बिल्डिंग है 2 स्टोरी। ये पहले ना अल्फेंडेगा नाम से जानी जाती थी, जब इस पे पुर्तगीज रूल था। आपको पता है गोवा में पुर्तगाल से जो आए थे लोग, उन्होंने राज किया था, रूल किया था, तो तब ये अल्फेंडेगा नाम से जानी जाती थी ये बिल्डिंग। लेकिन अब ये ब्लू बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, 2 स्टोरी बिल्डिंग। और यहाँ पे मंडोवी नाम की रिवर है, उसके पास, उसके किनारे पे बसी हुई है ये बिल्डिंग, बनी हुई है, ये समझ लो। मंडोवी रिवर आपको याद रखनी है, उसके किनारे पे बसी हुई है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। पिछले 1-2 साल पहले पूछ लिया था, हम्पी कौन सी
हम्पी जो प्लेस है कर्नाटक में कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है ये शहर, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये धरोहर है जो म्यूजियम, ये म्यूजियम है जो, ये हमारे इंडिया में अपना इकलौता एक ऐसा म्यूजियम है जो खुला है इस तरह का। और ये कस्टम डिपार्टमेंट है, इसकी जो वर्क परफॉर्मेंस वगैरह है कस्टम से रिलेटेड वो सारे इसमें सारी जानकारी मिलेगी इस म्यूजियम में। ये धरोहर है, इसमें 8 गैलरी हैं इस म्यूजियम में, 8 गैलरी, जिसमें एक जीएसटी गैलरी होगी। जीएसटी के बारे में जितनी भी जानकारी है इस म्यूजियम में डिस्प्ले की जाएगी धरोहर म्यूजियम में। नेक्स्ट टॉपिक है कपिल वस्तु रेलिक्स, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष, मान लो कोई चीज़ टूट गई और उसके अवशेष बच गए कुछ रेलिक्स, उसे बोलते हैं रेलिक्स। कपिल वस्तु आपको पता है एक जगह है, कपिल वस्तु जो जगह है वहाँ के कुछ अवशेष हैं जो गौतम बुद्ध जी से, भगवान बुद्ध जी से रिलेटेड हैं, उनसे संबंध रखते हैं। और ये रेलिक्स अभी न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि ये मंगोलिया ले जाए गए इंडिया से। मंगोलिया आप जानते हो कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये चाइना देख रहे हो और ये इधर मंगोलिया, रसिया और चाइना के बीच में मंगोलिया। क्यों ले जाए गए, देखो मंगोलिया में 14 जून को, इस महीने की तारीख आएगी जो 14 जून, कब है, आज ही तो है 14 जून, आज यानी कि ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है मंगोलिया में। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 11 दिन एग्जीबिशन की जाएगी, 11 दिन ये रेलिक्स हैं जो कपिल वस्तु के मंगोलिया में डिस्प्ले किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से कपिल वस्तु से रेलिक्स ले जाए गए, कुछ इस तरह के रेलिक्स हैं, इस तरह के। ये होली रेलिक्स पवित्र अवशेष माने जाते हैं, गौतम बुद्धा से रिलेटेड हैं। और ये गंदन मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री बोल सकते हो आप, मठ या आश्रम होता है मोनास्ट्री, उसमें टेम्पल बना हुआ है बेटसागान टेम्पल, वहाँ पे ये डिस्प्ले किए जाएंगे। कहाँ पे है, मंगोलिया में। ये जो होली बुद्धा रेलिक्स हैं ये लिए कहाँ से गए थे, इंडिया में। इंडिया में ये नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं, दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे रखे हुए हैं कपिल वस्तु रेलिक्स, यहाँ से लिए गए हैं। और कहाँ से पहली बार ये रिकवर किए थे, बिहार में डिस्कवर किए गए थे 1898 में। 1898 में बिहार से कपिल वस्तु रेलिक्स लाए गए नेशनल म्यूजियम में। अब नेशनल म्यूजियम से ले जाए जा रहे हैं मंगोलिया में 11 दिन के लिए, और 11 दिन बाद वापस नेशनल म्यूजियम में आ जाएंगे। समझ में आया। ये जो हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया और मंगोलिया के कल्चरल रिलेशन को इंक्रीज करेगा, दोनों कंट्रीज़ के जो सांस्कृतिक या स्पिरिचुअल कल्चरल रिलेशन है, संबंध है, उनको इंक्रीज करेगा। और 2015 में पहली बार इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर गए थे मंगोलिया की विजिट पे, वो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। 2015 में पहली बार गए थे यहाँ पे कपिल वस्तु नहीं, मंगोलिया में गए थे। कपिल वस्तु के बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। कपिल वस्तु हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एंशियंट सिटी थी, प्राचीन शहर था एक। ये जो शाक्य क्लैन था जिसके गौतम बुद्ध जी संबंध रखते हैं शाक्य क्लैन से। क्लैन का मतलब गोत्र, जैसे आप नाम के पीछे गोत्र लगाते हो, कुछ भी गोत्र अपने नाम के पीछे, तो शाक्य जो क्लैन है ये गौतम बुद्ध जी की क्लैन थी। और शाक्य जो क्लैन के राजा थे, जो उनके पिता थे किंग शुद्धोधन और रानी थी माया, इन्होंने यहाँ पे राज किया। और इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध जी, इन्होंने सिद्धार्थ नाम था इनका पहले गौतम बुद्ध जी का। बुद्ध बने तब एनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध बने। पहला नाम उनका सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 की एज में ये पैलेस जो था यहाँ पे जो बना हुआ था कपिल वस्तु में वो छोड़ दिया था। तो इसलिए भी कपिल वस्तु को जानते हैं कि यहाँ पे इनका महल था राजा शुद्धोधन का, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी रहा करते थे अपनी 29 की एज तक। नेक्स्ट टॉपिक है अमनदीप सिंह गिल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुतेरस। एंटियो गुतेरस ने सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं अमनदीप सिंह गिल, इनको अपना इन्वॉय अपॉइंट किया है। यानी कि एंटियो गुतेरस हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने अपना एनवॉय टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन के लिए, इंटरनेशनल डिजिटल कोऑपरेशन के लिए इनको अमनदीप सिंह गिल को अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। ये समझ लो इनके नीचे काम करेंगे, एंटियो गुतेरस के नीचे काम करेंगे इन्वॉय की तरह अमनदीप सिंह गिल। और ये कहाँ के, इंडिया के, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम। ये हैं अमनदीप सिंह गिल, ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे थे कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट की, जेनेवा में जो हुई थी 2016 से 18 तक। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का मतलब है, डिसआर्मामेंट का मतलब है, ये पहले समझो आर्मामेंट का मतलब,
आर्मामेंट में है आर्म। आर्म का मतलब भुजा भी होता है जो आपकी बाजू होती है, लेकिन आर्म का मतलब हथियार भी होते हैं। आर्म्स लग जाए तो हथियार बन जाता है। कोई भी हथियार, मिसाइल, इन सबको आर्म्स भी बोल सकते हो। आर्मामेंट का मतलब हथियार बनाना, और डिसआर्मामेंट का मतलब हथियार को नष्ट करना। तो हथियार जितने भी हैं, न्यूक्लियर वीपन्स वगैरह जो मानव प्रजाति के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, इनका नष्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी। इसी के ही रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की साइड से 2016 से 18 तक इस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में अमनदीप सिंह गिल रहे थे इंडिया की तरफ से। और देखो ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किस के लिए? आईडेयर के लिए। आईडेयर क्या है? जेनेवा में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज है, वहाँ पे ये आईडेयर एक प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव, ये प्रोजेक्ट है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं ये अभी। तो वैसे ये याद करना कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये याद रखना, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और इन्होंने आईएफएस मिला था इनको। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस में फिर ये एम्बेसडर बने। 1992 में इनका सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइन किया था आईएफएस को। और इन्होंने बहुत सारे मतलब वो संभाले हैं, बहुत सारे मिशन इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने स्कॉलर की तरह विजिट किया। जैसे यूएस की बहुत प्रचलित यूनिवर्सिटी है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्कॉलर की तरह, विद्वान की तरह इन्होंने विजिट किए हैं। और भी टेक्नोलॉजी वगैरह में, इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स वगैरह में इन्होंने काम किया है इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। WTO आप जानते हो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंडिया भी मेंबर है, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। लगभग हर साल यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ये WTO की मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का मतलब ये समझ लो मीटिंग। मिनिस्ट्रियल मतलब मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर होते हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और जितने भी WTO के मेंबर हैं उनके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग होती है। ये 12वीं मीटिंग हुई है जब से WTO बना है। ये लगभग 5 साल के गैप में हुई है। और कहाँ पे हुई है? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड आप जानते हैं यूरोप में एक देश है, यूरोप में। स्विट्जरलैंड में जेनेवा में हुई है, 12 जून 2022 को हुई है ये मीटिंग। और हमारी इंडिया की तरफ से जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे डिस्कशन किस किस बात पे हुआ ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे WTO का रिस्पॉन्स जानने की कोशिश की पेंडेमिक के रिगार्डिंग। फिशरीज सब्सिडीज, जो फिश कल्टीवेशन के लिए देश सब्सिडी देते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नेगोशिएशन की बात हुई। एग्रीकल्चर इशू बहुत सारे उठाए गए, जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फूड सिक्योरिटी के लिए। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब जैसे इंडिया क्या है, बहुत सारी कंट्री इंडिया भी उनमें जमा करके रख लेता है, किसानों से अनाज खरीदता है और जमा करके रख लेता है, फिर उसे बेचता है, गरीबों को देता है, फ्री में बांटते हैं। बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं, जैसे हमारे इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हुआ है, उसके थ्रू, या ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू देते हैं अनाज वगैरह, चावल वगैरह। तो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में ये WTO की कुछ ट्रीटी हैं और कुछ उसकी ऐसी 3 एक सब्सिडी के रिगार्डिंग 3 एग्रीमेंट हैं। सब्सिडी के नाम है जैसे अंबर सब्सिडी है, ग्रीन सब्सिडी है, या आपने पढ़ी होंगी ब्लू सब्सिडी है। इन सब्सिडी में बहुत सारे ऐसी सब्सिडी हैं, जैसे ग्रीन सब्सिडी हैं, ये परमिशन है, कोई भी कंट्री जितनी चाहे दे सकता है किसानों को या किसी इंडस्ट्रीज़ को। ब्लू सब्सिडी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए सहायता करना, और अंबर सब्सिडी में आता है ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और जो ये MSP वगैरह है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इंडिया का, इस पर कुछ लिमिट लगाई हुई है, या किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है ये इस पर लिमिट लगाई हुई है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की अलग अलग, ये कई बार हमने डिस्कस किया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की 5% है ये, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की 10%। यानी कि जितना उत्पादन में खर्चा आ रहा है उसका, किसानों का जितना खर्चे में, उत्पादन में जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है किसानों की, उसमें से 10% ही डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देश हैं, वो सब्सिडी यानी कि सहायता दे सकते हैं, मनी प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेवलप्ड कंट्री 5%। तो इसको लेके भी बहुत बार डिस्प्यूट होता है, क्योंकि देखो
1986 के लगभग बेस ईयर रखा गया है, यानी कि 1986 में जितना प्रोडक्शन था किसी देश में उसका 5% डेवलप्ड कंट्रीज देंगी। अपने देश में जितना 1986 में था, जैसे मान लो अमेरिका में 1986 में 1000 टन अनाज होता था, इसका 5% सब्सिडी देंगे ये किसानों को। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि विकसित देश है, और हमारा है विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज। हिंदी में बोलते हैं विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज को, और डेवलप्ड कंट्रीज को विकसित देश हिंदी में। डेवलप्ड कंट्रीज जितना उनके देश में, जैसे इंडिया में 1986 में मान लो 200 टन होता था अनाज, तो 10% देगा इसका सब्सिडी। अब दिक्कत तो यही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, वो कहता है भाई साहब 1986 में आपके वहाँ तो उत्पादन बहुत ज़्यादा था ना, 1000 टन के लगभग मान लो, बहुत ज़्यादा था। हमारे वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में उस टाइम पे था नहीं, अब जाके उत्पादन हुआ है। तो जो बेस ईयर है, इस बेस ईयर पे एक तो विवाद होता है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, वो आप WTO का जो लेक्चर है उसमें देखना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो चर्चा हुई ये हुई, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हुई। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO का, ट्रिप्स एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ये हुई कि जो ट्रिप्स है इसके अंदर क्या होता है, पेटेंट। पेटेंट तो आपने सुना ही होगा, पेटेंट इसी से निकल के आया, ट्रिप्स से। ये इंटरनेशनल लॉ है ट्रिप्स पेटेंट के लिए, और हर एक कंट्री में अलग अलग से, अपने देशों में हर एक कंट्री ने बना हुआ है पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेटेंट आप जानते हो, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है या कोई भी कंपनी है, उसने कोई नई चीज़ डेवलप की है, दवाई डेवलप की है या कोई वैक्सीन डेवलप की है, तो उसने मेहनत की है भाई साहब, उसकी मेहनत को प्रमोट करने के लिए 20 साल के लिए उसे पेटेंट दे दिया जाता है। जिस दाम पे बेचना चाहे, जिसको परमिशन देना चाहे वो बेच सकती है, दे सकती है। तो इस तरह से पेटेंट दे दिया जाता है, कोई और उसकी अनुमति के बिना उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। तो ये हो गया पेटेंट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है। तो इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ने ये डिमांड की है कि कोविड-19 पेंडेमिक के लिए जो वैक्सीन डेवलप किए हैं इंडस्ट्रीज ने या किसी कंपनी ने, तो उसका पेटेंट का कुछ समय के लिए वेवर किया जाए। वेवर का मतलब त्याग कर दिया जाए, क्योंकि पेटेंट का त्याग कर दिया जाएगा तो कोई और कंपनी भी मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, और वो कम दामों में उपलब्ध कराया जा सकता है, और पेंडेमिक जो कोविड-19 इसको और बढ़ने से रोका जा सकता है। ये भी इसमें चर्चा हुई है। इंडिया इसका मेंबर तब से है जब से WTO बना है, 1 जनवरी 1995 से, और WTO का पहले नाम था गेट था, ये 8 जुलाई 1948 को बना था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर WTO का नाम रख दिया गया, यानी कि WTO बना 1 जून 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, जून नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है सिस एप्लीकेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए GS पेपर 2 के लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, सांविधिक संस्था है, इसने लॉन्च किया है सिस एप्लीकेशन। सिस एप्लीकेशन समझ लो कि इंटरनेट पर साइट होगी, एक बाल स्वराज पोर्टल है, इसी के अंडर ये लॉन्च किया है। बाल स्वराज भी एक साइट है, उसी पोर्टल पे, बाल स्वराज पोर्टल के अंदर ही सिस एप्लीकेशन होगी। किस काम आएगी ये बच्चों की मॉनिटरिंग करेगी। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ना, बच्चे खो जाते हैं गलियों में, उनको ढूंढ के उनको रिहेबिलिटेशन करना, उनको निवास स्थान देना, उसकी पढ़ाई वढ़ाई कराना, ये सब कुछ काम ये करेगा, उनकी केयर प्रोटेक्शन का काम करेगा चिल्ड्रन का। जो पोर्टल है 2 फंक्शन करेगा, जो बाल स्वराज पोर्टल है, एक कोविड-19 का और सिस का। जो बाल स्वराज पोर्टल है, एक तो कोविड-19 का केयर, ये मतलब मान लो कोविड की वजह से किसी बच्चे के दोनों पेरेंट मर गए, माता पिता, या एक पेरेंट मर गया, तो उनकी सहायता करता है ये बाल स्वराज पोर्टल पे कोविड केयर का ये जो एप्लीकेशन बनी हुई है। एक सिस एप्लीकेशन जो अभी लॉन्च की है, ये उनका करेगा जो चिल्ड्रन है, गलियों के चिल्ड्रन, मतलब गलियों के बच्चे, स्ट्रीट सिचुएशन में या स्टेट यूनिटरी से कोई बच्चे हैं वो ऐसे ही घूमते हैं या खो गए हैं, उनका रेस्क्यू, बचाना, उन्हें रिहेबिलिटेशन करना, ये सब कुछ करेगा सिस एप्लीकेशन। ये देखो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही इनिशिएटिव चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन दी थी कि जो बच्चे गलियों में घूमते हैं आवारा, ऐसे ही जिनके माँ बाप नहीं हैं या खो गए हैं, ऐसे बच्चों का रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन किया जाए। उसी वजह से ये सेंटर सिस एप्लीकेशन खोला है। नेक्स्ट टॉपिक है NH53, नेशनल हाईवे 53। हम हाईवे को क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं कई बार UPSC ने, और न्यूज़ में है। न्यूज़ में किस लिए? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज एक बुक है, बुक, जो भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, कोई अजीब चीज़ करता है, चाहे पहले दुनिया में ना हुई हो, उसमें इस गिनीज बुक में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाता है, और उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं भाई साहब, और नाम तो मिलता ही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मिला नेशनल हाईवे को, सड़क को मिला, सड़क को। स्टेट ओन्ड हमारी ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये रोड वगैरह बनाती है इंडिया में, उसकी रूल्स रेगुलेशन बनाती है रोड बनाने के। इसी ने देखो 75 किलोमीटर का रोड 105 घंटे 33 मिनट में बना दिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। महाराष्ट्र में अमरावती से लेके अकोला डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये NH53 है, जो उसी का पार्ट है, अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो ये 75 किलोमीटर का रोड बना दिया 105 घंटे 33 मिनट, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले इतने कम समय में इतना लंबा रोड किसी ने भी नहीं बनाया था। ये कहाँ पे देख लिया हमने, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। 37.5 किलोमीटर आना और जाना, ये ऐसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, कब शुरू किया था कब नहीं किया था ये जानना। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो दोहा का था, कतर में है दोहा, ये दोहा कतर में था, मतलब है ही था क्या। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 25.275 किलोमीटर का रोड बनाया हुआ था इसने 10 दिन में, फरवरी 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसने। अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इंडिया का है, अमरावती से अकोला सेक्शन के बीच में NH53 पे ये रोड बनाया है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। NH53 हजीरा है गुजरात में, गुजरात में हजीरा नाम की जगह है, ये गुजरात है। हजीरा से जाता है महाराष्ट्र से होते हुए, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए, और उड़ीसा के पैरादीप पोर्ट पे, पैरादीप जो बंदरगाह है वहाँ तक जाता है। और फिर यहाँ से देखो ये रोड कनेक्ट है कोलकाता से भी, कोलकाता से भी कनेक्ट है। तो इस रोड की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ तक बन जाती है, कोलकाता, रायपुर छत्तीसगढ़, नागपुर से होते हुए सूरत तक जाता है ये रोड है जो, इसका कनेक्टिविटी बनी हुई है NH53 की। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल, प्रीलिम्स के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है ये। एक सेंटर है, बस इस सेंटर के बारे में जानना है हमें। एक सुभाष चंद्र बोस जी, ये जो SN बोस हैं, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये कहाँ पे, कोलकाता में है। ये जो सेंटर है इसने जर्मनी का एक सेंटर है ड्रेसडेन में, ड्रेसडेन जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे सेंटर बना हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ। भाई साहब ये याद करने की जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं आपको, जर्मन की जो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये ड्रेसडेन जर्मनी का एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट। और इंडिया का SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता में है, जो इसने साइन किया है, मतलब साइन किया है ये एग्रीमेंट नोवल मैग्नेटिक एंड टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल के लिए। इसके रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे। ये जो मैग्नेटिक और टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल है, इस एरिया में दोनों कंट्री इंडिया और जर्मनी कोलैबोरेट करेंगे और इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। जो ये SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक, ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे नहीं है, ये शायद ये कोई और हैं SN बोस। ये आप एक बार गूगल करके देख लेना SN बोस की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। तो ये SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस है, ये ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है। और उसी के अंदर ये ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऑटोनोमस का मतलब है कि अपने रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस खुद बनाता है ये SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इसके जो रजिस्ट्रेशन किया गया था इस सेंटर का 1986 में किया था, सोसाइटी की तरह। ये रजिस्टर है सोसाइटी की तरह, सोसाइटी की तरह रजिस्टर है, ये बात आपको याद रखना है इस सेंटर के बारे में। और ये सेंटर एक प्रोफेसर SN बोस जी थे, उनके रिगार्डिंग उनको ऑनर देने के लिए ये दिया गया था, क्योंकि फिजिक्स के, थ्योरेटिकल फिजिक्स के ये प्रोफेसर हुआ करते थे SN बोस, उन्हीं के नाम पे ये सेंटर का नाम रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक ख़त्म हुए, यही टॉपिक थे आज के। गला सूख गया यार मेरा भी। अच्छा, जो आज के हैं 14 जून के, वो आज ही आ जाएंगे, 2-3 घंटे में शायद लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लेना आप।